हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे जलवायु विज्ञान। हमारा टॉपिक था जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान के अंदर हमने इसके जनक की बात की, जिसमें सबसे पहले हमने अलेक्जेंडर और हम्बोल्ट की बात की, जिन्होंने समताप रेखाओं की बात की हुई है, अलेक्जेंडर और हम्बोल्ट ने। और यहाँ महाद्वीपीयता की जो संकल्पना वो बात हुई। क्लाइमेटोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था हम्बोल्ट ने। और उसके बाद में हमने हिपोक्रेटिस की चर्चा की, जिसने एक ग्रंथ लिखा था ऑन एयर वाटर एंड प्लेसेस। और उसके बाद में अरस्तु की चर्चा की, जिसने मीटीरियोलॉजी का जैसा मौसम विज्ञान से संबंधित अध्ययन करके एक ग्रंथ लिखा था। और फिर हमने यहाँ पे थियोफ्रेस्टस के बारे में बात की, जिसने द वेंटेज यानी कि मानव और पर्यावरण पर एक साथ संबंध, वनस्पति का संबंध जो रहता है उसके बारे में बताया उस संबंध में। उसके बाद में हम बात करते हैं कि धरातल से अगर हम वायुमंडल को देखें तो 30,000 किलोमीटर तक माना जाता है। उससे पहले हमें इसको जानने से पहले ग्रहों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, हमें अंतरिक्ष के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये वाला क्षेत्र है, जैसे मानो ये सूर्य है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आएंगी इसमें। जब हम इसकी सीजन को पढ़ेंगे, ऋतुओं को पढ़ेंगे, तापमान को पढ़ेंगे, तो हम इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। जिससे पहले हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ ये सूर्य की स्थिति है अंतरिक्ष में। इसके यहाँ पर ग्रह है, छोटा ग्रह है, इससे बड़ा ग्रह है, और बड़ा है, और इससे छोटा है। यहाँ पर ये वाला ग्रह। इसके बाद में कुछ क्षुद्र ग्रह हैं, एस्ट्रॉयड है। उसके बाद बड़ा ग्रह है, फिर इससे छोटा ग्रह है, ठीक है, फिर इससे छोटा है, फिर इससे छोटा है, और एक छोटा ग्रह अलग है। इन ग्रहों को यहाँ पे इसको कहते हैं बुध, इसको कहते हैं शुक्र, ये पृथ्वी, मंगल, शनि, बृहस्पति। ये वाला है बृहस्पति, और ये शनि है, अरुण, और ये वरुण, इसको प्लूटो। और ये क्वीपर बेल्ट है, यहाँ पे क्वीपर बेल्ट। इन ग्रहों में हम इसको बांटते हैं। अंतरिक्ष में ये ग्रह हम पढ़ते हैं अधिकतर। हमारी पृथ्वी भी क्या है, एक ग्रह है, ठीक है। यहाँ पर अगर देखिए, ये सूर्य है, केंद्र में है, ये इसके चारों ओर चक्कर लगाती है, इसके सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो यहाँ पे कह सकते हैं ये ग्रह है। किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? सूर्य की। तो ये तो क्या है? ग्रह। क्या है? ग्रह, ठीक है। यहाँ पर ये पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर कोई चक्कर लगा रहा है, तो वो उसका उपग्रह है। वो क्या है? इसका उपग्रह है। तो जैसे ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाता है, उसको क्या कहते हैं? हम उपग्रह कहते हैं। ये ग्रह मान लो, इसके चारों ओर चक्कर लगाता है, उसको उपग्रह, सैटेलाइट। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमें दो बातें समझ में आ गई। पहली बात, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड हैं, उनको हम ग्रह कहते हैं, ठीक है। उन पिंडों के चारों ओर चक्कर लगाने वाला जो पिंड है, उसको हमने उपग्रह कहा है, ठीक है। अगर ये नेचुरल है तो इसको हम प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं। नेचुरल का मतलब जैसे इन पदार्थों का ये ग्रह बना हुआ, उन्हीं पदार्थों से इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाला वो पिंड होगा, तो वो नेचुरल होगा, वो प्राकृतिक होगा। तो हम उसको प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं। जैसे अपना चंद्रमा है, चंद्रमा कैसा है? प्राकृतिक उपग्रह, नेचुरल है।
ऐसा ही एक अंतरिक्ष में उपग्रह किसी भी देश के द्वारा अपने ऑर्बिट के अंदर स्थापित कर दिया जाता है। ऑर्बिट का मतलब इसके परिधीय भाग में जहाँ वायुमंडल है वहाँ पर अपने उपग्रह को स्थापित कर देते हैं, उसकी गति को और पृथ्वी की घूर्णन गति को एक करके वहाँ पर इसके बाह्य भाग में यानी वायुमंडल वाले क्षेत्र में स्थापित कर देते हैं, जिससे हमें क्या क्या प्राप्त होता है, पृथ्वी की सारी जानकारियाँ प्राप्त हो जाती हैं। कहाँ पर क्या चीज़ है, पृथ्वी की गति कितनी है, पृथ्वी किस दिशा में घूर्णन करती है, किस दिशा में उसका परिक्रमण है, सब हमें उस उपग्रह के माध्यम से पता चल जाता है। तो यहाँ पर जो सैटेलाइट यहाँ पे लगाए जाते हैं, उपग्रह लगाए जाते हैं, उनको कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? कृत्रिम उपग्रह, जो हमें वायुमंडल की जानकारियाँ देता रहता है कि वायुमंडल में यहाँ पे जब आपने सुना होगा रेडियो में कि जो रेडियो में आकाशवाणी करते हैं वो कहते हैं कि आने वाले 7 दिन में मानसून होने की संभावना है, आज तेज़ बारिश होगी। वो पहले कैसे बता देते हैं? उनको क्या पता चलता है? वो यहाँ पे भविष्यवाणी थोड़ी ना करते हैं, वो उनको पता इसलिए चलता है कि जो अपना इंडिया का जो उपग्रह है, सीसैट उपग्रह जो होते हैं वो यहाँ पे स्थापित कर दिए जाते हैं वायुमंडल में, और वायुमंडल में स्थापित करने के बाद में यहाँ पर जो उपग्रह लगे हैं अपने, वो हमें उस मौसम की जानकारियाँ दे देते हैं कि वहाँ पर जो पवनें चलती हैं वो आर्द्रता भरी हुई हैं या शुष्क पवनें हैं। अगर आर्द्रता की पवनें होंगी और वहाँ पे आर्द्रता ज़्यादा होगी तो वो आर्द्रता वहाँ पे वर्षा लेकर के आती है। तो हमें उस उपग्रह के माध्यम से ही पता चलता है कि यहाँ पे मौसम कैसा होने वाला है। तो इस बात की आप जानकारी रख लो, ठीक है। यहाँ पे जो हम पढ़ने जा रहे हैं इस जलवायु विज्ञान में, वायुमंडल जो पढ़ने जा रहे हैं वो यही पढ़ रहे हैं कि इसके चारों ओर ये वाला भाग, इस वायुमंडल में क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम पूरे अंतरिक्ष को नहीं पढ़ेंगे, हम पूरे अंतरिक्ष को नहीं पढ़ रहे, हम तो केवल क्या पढ़ेंगे, जो ये पृथ्वी है, ये वाली जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के चारों ओर ये चक्कर लगाता है जो चंद्रमा है, इस चंद्रमा तक का इधर ये जो पार्ट है, इस पार्ट को ही पढ़ेंगे, पृथ्वी के इस भाग को ही पढ़ेंगे जिसको हमने वायुमंडल कहा है। इसमें कितनी प्रकार की घटनाएं होती हैं, यहाँ पे पवनें कैसे चलती हैं, यहाँ पे वायुदाब कैसा है, यहाँ पे वायु कण कैसे हैं, गैस है, जलवाष्प है, क्या है इस वायुमंडल में, इन सारी जानकारियों को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर किस प्रकार की ऋतुएं होती हैं, कहाँ पे वर्षा होती है, कौन कौन से क्षेत्रों में कहाँ पे चक्रवात बनते हैं इस वायुमंडल में, ठीक है। यहाँ पर हम बात करेंगे तो कौन से स्थान का कौन सा तापमान रहेगा, वहाँ की वनस्पति किस प्रकार की रहेगी। तो इन सारी चीज़ों को हम जलवायु विज्ञान के अंदर अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें तो हम पृथ्वी की इसकी बात करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे बात करेंगे इसकी ऊंचाई की, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये ऊंचाई है, यहाँ तक ये पूरी ऊंचाई को अगर वायुमंडल के रूप में माने तो यहाँ 30,000 किलोमीटर ऊंचाई तक इसको माना गया है। ये कहते हैं कि 30,000 किलोमीटर तक ऊपर वायुमंडल है पृथ्वी का। पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो कितना है, 30,000 किलोमीटर। उसके बाद में ये अंतरिक्ष है, यानी जो गैस ये आवरण लिपटा हुआ है इस पृथ्वी के चारों ओर, वो 30,000 किलोमीटर तक है, ये कहते हैं, ठीक है। जो पृथ्वी है इसमें 3 प्रकार के कण होते हैं, इसमें 3 प्रकार के कण होते हैं। एक तो इसमें गैस होती है इस वायुमंडल में, एक इसमें जलवाष्प होते हैं, ड्रॉपलेट्स होते हैं जलवाष्प, एक इसके अंदर वायव्य कण होते हैं, धूल कण, वायव्य कण, या इसको हम धूल कण भी बोल सकते हैं। 3 चीज़ें होती हैं वायुमंडल के अंदर। अब आप कहोगे कि हमें ये तीनों चीज़ ही वायुमंडल में दिखाई नहीं देती। अब आप जहाँ पर भी हो, आप अपने सामने देख रहे हो तो आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, आपको खाली दिखाई दे रहा है, ठीक। लेकिन ये तीनों चीज़ें आपको दिख जाएंगी, ये तीनों चीज़ें आपको क्या हो जाएंगी, दिख जाएंगी। कैसे दिखेंगी, थोड़ा सा ही ठंड हो, थोड़ा सा भी ठंड होगा तो आपको वहाँ पे नमी महसूस होगी,
क्या होगी, नमी महसूस। अब सर्दियों का टाइम है, सर्दियों के टाइम में जब जलवाष्प की जो बूंदें हैं इस वायुमंडल में, तो ठंड ज़्यादा होने से वो बूंदें धरातल पर बैठती हैं। बैठती क्यों हैं, क्योंकि वो सिकुड़ती हैं तो दो कण आपस में जुड़ करके बड़ी बूंद बनती है, और वो बड़ी बूंद वायुमंडल में लटकी हुई नहीं रह सकती, जिसके कारण वो नीचे आ जाती है। तो आप देखते होंगे किसी भी आप वस्तु के ऊपर देखोगे तो रात को वहाँ पे उसके ऊपर पानी सा नज़र आएगा आपको। वो आया कहाँ से, वो इस जलवाष्प का ही है, ये जलवाष्प भी है। तो वायुमंडल में गैस भी है, जो हम लेते हैं ऑक्सीजन, वो हमें दिखती नहीं है लेकिन वो है। इसको सूक्ष्म जो मापी यंत्र होते हैं उनसे अगर हम देखें तो वहाँ हमें दिखेगी कि गैस के जो पिंड हैं, जो गैस के गोले जो हैं वो हम नज़र आ सकते हैं। यानी ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ऑर्गन है, जितनी भी प्रकार की गैसें यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सारी गैसें हमें वायुमंडल में है। ठीक है, यहाँ पे धूल कण, वायवीय कण भी होते हैं। धूल कण, वायवीय कण आपको देखने को मिल सकते हैं जब आप सुबह की रोशनी अगर आपके रूम में आ रही हो तो आप देखते होंगे कहीं पे अगर रोशनदान लगा हुआ उस कमरे के अंदर, तो वहाँ से रोशनी जहाँ से पड़ रही है उस कमरे में, उस रोशनी के अंदर आपको धूल के कण लटके हुए नज़र आएंगे। अगर वहाँ पे देख सकते हो तो देख लेना। आपको जैसे कमरे में रोशनी आ रही है, उस रोशनी को आप देखोगे, उस सुबह वाली किरण की जो रोशनी आती है, उस रोशनी के अंदर आपको धूल कण आसानी से नज़र आ जाएंगे। ठीक है, इन तीनों से मिलकर के बना हुआ है वायुमंडल। इन तीनों से क्या बना हुआ है, वायुमंडल बना हुआ है। जो ये आप देख रहे हो वायुमंडल, वो इन तीन कारकों या तीन कणों के कारण बना हुआ है। यहाँ पे हम देखें तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 30,000 किलोमीटर तक ऊंचाई है इसकी। अगर हम धरातल की बात करें तो धरातल से इसकी ऊंचाई तो कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की 30,000। यहाँ पर इसमें गैस है, जलवाष्प है, वायवीय कण है या धूल कण है। यहाँ तक अगर बात करें धरातल से, यहाँ से अगर हम ऊपर की तरफ जाएं तो जहाँ तक 5600 मीटर की दूरी आती है, यानी 5.6 किलोमीटर। 5600 मीटर का मतलब क्या हो गया, 5.6 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ तक जब पहुँचते हैं तो इन सब वायवीय कणों का, जलवाष्प का, गैसों का भार यहाँ पर पड़ता है। जब आप किसी भी चीज़ को आप देखते होंगे कि यहाँ इतनी दूरी में आपको देखना है, तो यहाँ पे जितने भी मान लो गैस है, जलवाष्प है, धूल कण है, तो उनका भार तो पड़ेगा ही। भार पड़ेगा कहाँ पर, इस धरातल पर पड़ेगा। ठीक है, तो इस भाग तक देखेंगे 5.6 किलोमीटर तक, तो यहाँ तक जो जलवाष्प है, जितनी भी यहाँ इस वायुमंडल के अंदर जितने भी कण है वायुव्य, इन सब का 50% जो भार है, कितना भार है, 50% भार, वो 50% भार यहाँ 5.6 किलोमीटर तक ही है। यहाँ तक अगर ऊंचाई तक जाएंगे तो यहाँ 50%, इसका मतलब धरातल के पास में सबसे ज़्यादा गैसें होती हैं, सबसे ज़्यादा वायवीय कण होते हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ पे जलवाष्प होती हैं। तो इस पूरे का भार यानी कि 50% भार तो कहाँ तक है, 5.6 किलोमीटर तक ही यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखेंगे तो धरातल से 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक यहाँ की जो दूरी है, ये वाली, ये जैसे मान लो 16 किलोमीटर की दूरी है। कितनी दूरी है, 16 किलोमीटर की दूरी है। इस 16 किलोमीटर की दूरी तक यहाँ पे 90% भार होता है। कितना भार होता है, 90%। यहाँ पर 16 किलोमीटर की दूरी तक, यहाँ तक इसमें 90%, कुल वायुमंडल के भार का कितना प्रतिशत होता है, 90%। यानी यहाँ तक तो 50 था, लेकिन ये इतना वाला भाग है, ये कितना हो गया, 90। यानी कि 5.6 से 16 किलोमीटर तक 40% भार है। यानी आप सोच सकते हो कि जो वायुमंडल में हम संपूर्ण को 100 माने तो उसका 90% भार तो इस 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही हमें मिल जाता है। उसके बाद में यहाँ पे अगर हम 100 किलोमीटर की ऊंचाई की देखें, 100 किलोमीटर ऊंचाई तक देखेंगे तो वायुमंडल का 99.99% भाग, इस वायुमंडल का 99.99% भार
केवल 100 किलोमीटर ऊंचाई तक ही पाया जाता है। कहाँ तक पाया जाता है? 100 किलोमीटर। ये पृथ्वी है, धरातल है, पृथ्वी गोलार्ध की आकृति में। इसके यहाँ पर ये जो दूरी है ये 5.6 की है। यहाँ तक की जो दूरी है ये दूरी है वो 16 किलोमीटर तक है। इसके ऊपर वाली दूरी है 100 किलोमीटर तक की, यहाँ तक की ये दूरी, ठीक है। तो यहाँ इस 100 किलोमीटर तक यहाँ पे 99.99% भार इसमें स्थित है, ठीक है। यहाँ पर जो 100 किलोमीटर की ये काल्पनिक रेखा है, इस लाइन को यहाँ पे कार्मन लाइन या रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्मन लाइन, लाइन या रेखा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक का जो भार है 99.99%, यहाँ पर इस कार्मन नामक जो विद्वान है ये है कहाँ का? हंगरी मूल का है, अमेरिकी विज्ञानी है। हंगरी मूल, हंगरी कहाँ पर है? यूरोप में है। जन्मा हुआ हंगरी में है, काम करता है अमेरिका के लिए, तो इसको क्या कहेंगे हम? हंगरी मूल का अमेरिकी विज्ञानी, ठीक है। जन्मा हुआ कहाँ है? हंगरी में। हंगरी कहाँ है? यूरोप का एक देश है, ठीक है, भूमध्य सागर के पास में। यहाँ पर अगर उसके हम देखें कि हंगरी मूल का विज्ञानी है, लेकिन है किसके लिए काम करता है? अमेरिका के लिए करता है, तो इसको अमेरिकी विज्ञानी कहते हैं। उस विद्वान का नाम था कार्मन। इन्होंने इस काल्पनिक रेखा का अध्ययन किया, इसके लिए यहाँ पर इस लाइन को ही क्या कहा गया था? कार्मन लाइन कहा गया, यानी इस 100 किलोमीटर की लाइन को ही कार्मन लाइन या कार्मन रेखा कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर जितने भी 100 किलोमीटर ऊंचाई तक जितने भी वायव्य कण हैं या ऊंचाई तक जितना भी भार है, उन सब की उपस्थिति के बारे में हमें जानकारी कहाँ मिलेगी? वायु विज्ञान में मिलती है। हम इसका अध्ययन कहाँ करते हैं? वायु विज्ञान यानी जलवायु विज्ञान के अंदर ही करते हैं। यहाँ पर 100 किलोमीटर से लेकर के और जहाँ तक चंद्रमा स्थापित है पृथ्वी का, जहाँ तक यहाँ 100 किलोमीटर वाला क्षेत्र, उसके बाद में कितना? चंद्रमा जहाँ तक स्थित है उसको हम यहाँ पे शिशुलर अंतरिक्ष कहते हैं। जैसे मानो यहाँ पे चंद्रमा है, ठीक है, 100 किलोमीटर से चंद्रमा तक, तो इसको हम क्या कहते हैं? यहाँ पे इसको शिशुलर अंतरिक्ष, शिशुलर अंतरिक्ष, शिशुलर अंतरिक्ष कहते हैं। किसको कहते हैं? चंद्रमा तक के भाग को। ये चंद्रमा है पृथ्वी का, ठीक है, तो चंद्रमा तक के भाग को क्या कहते हैं? यहाँ पे शिशुलर अंतरिक्ष कहते हैं। और चंद्रमा के बाद में यहाँ पर यह देखते हैं क्वीपर बेल्ट वाला, ये वाला है ना, यहाँ जैसे मान लो चंद्रमा है, इस तक भाग हमने कर लिया। यहाँ से चंद्रमा से लेकर के ये क्वीपर बेल्ट तक का जो भाग है इसको बाह्य अंतरिक्ष बोल सकते हो। इसको क्या बोलेंगे? बाह्य अंतरिक्ष, अंतरिक्ष। और इस क्वीपर बेल्ट के बाद में जो अंतरिक्ष है इसको यहाँ पे अगाध या डीप स्पेस बोलते हैं, अगाध या डीप स्पेस। समझ में आ गया होगा क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? यहाँ पे मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि पृथ्वी का जो धरातल है, इस धरातल से हमें अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष की ओर, वायुमंडल की ओर बढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे धरातल से 5.6 तक, तो यहाँ पे 50% भाग है इसके वायुमंडल का, ठीक है। 5.6 से 16, अगर 16 किलोमीटर के देखें धरातल से, तो 16 किलोमीटर तक यहाँ पे इसका 90% भाग है। भाग का मतलब भार है, वेट है, ठीक है। कुल वायव्य कणों का वेट है वहाँ पर, यानी पृथ्वी धरातल पर उसका भार है, जितना वायुमंडल है उसका भार है। फिर हम 100 किलोमीटर तक देखते हैं तो 99.99% यहाँ पर उसका भार है। फिर 100% से चंद्रमा तक जाते हैं तो उस पार्ट को हम क्या कहते हैं? यहाँ पर शिशुलर अंतरिक्ष। उसके बाद में हम चंद्रमा से लेकर के क्वीपर बेल्ट का जो भाग है इस तक जाते हैं, इसको हम यहाँ पे बाह्य अंतरिक्ष कहते हैं। और क्वीपर बेल्ट से हम और अगर अंतरिक्ष की ओर जाना चाहते हैं तो अंतरिक्ष में उसको कहते हैं अगाध या गहरा या डीप स्पेस कहते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारे इस धरातल के ऊपरी भाग की बात, जहाँ पे वायुमंडल जहाँ स्थित है उसकी हमने चर्चा की, ठीक है। अब बात करेंगे हम
कि ये जलवायु विज्ञान है, इस जलवायु विज्ञान के तहत जितने भी मौसम है, ऋतु है, जलवायु है, उनका अध्ययन करते हैं। किनका अध्ययन करते हैं? या तो मौसम का करते हैं, या ऋतुओं का करते हैं, या जलवायु का करते हैं। 3 चीज़ों का अध्ययन करते हैं। कौन कौन से? मौसम, ऋतु और जलवायु। तीनों के बारे में जानते हैं कि क्या होते हैं। कौन कौन से हैं? मौसम है, ऋतु है और जलवायु है। 3 बातें। इन तीनों का हम वायुमंडल के अंदर या जलवायु विज्ञान के अंदर क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। मौसम क्या होता है, ऋतु क्या होती है और जलवायु क्या होती है, ये हमें पता होना चाहिए। मौसम का मतलब आप देखते होंगे, घर पे सुनते भी होंगे, यहाँ पे आज मौसम अच्छा नहीं है, आज मौसम अच्छा नहीं है, कुछ दिनों से मौसम ख़राब चल रहा है, आगे आने वाले दिनों में मौसम ख़राब रहेगा। ये सारी बातें हमें सुनने को मिलती है। जब हम यहाँ पे फसल कटाई करते हैं तो कहते हैं मौसम साफ़ नहीं है। ये मौसम है क्या? मौसम आंधी है, तूफान है, वर्षा है, ये सारी क्रियाओं को कहते हैं मौसम। मौसम का मतलब हो गया कुछ घंटों से लेकर के कुछ दिनों तक, कुछ घंटों से लेकर के कुछ दिनों तक वायुमंडलीय दशाओं का औसत ही क्या कहलाता है? मौसम। मौसम की परिभाषा क्या हो गई? मौसम की डेफिनेशन है यहाँ पे कुछ घंटों से लेकर के, आप देखते होंगे सुबह बादल हुए हैं, यहाँ पे वर्षा का माहौल हो गया है, कुछ समय बाद में, कुछ घंटों के बाद में ही वो बादल साफ़ हो जाएंगे, मौसम साफ़ हो गया। ठीक, तो कुछ घंटों से लेकर के कुछ दिनों तक की जो वायुमंडलीय दशाएं हैं, कुछ दिन का भी हो सकता है, यानी 5 से 7 दिन का भी हो सकता है, 10 से 20 दिन का भी हो सकता है। ठीक है, तो कुछ घंटों से कुछ दिनों तक का वायुमंडलीय दशाओं का जो औसत होता है उनको हम क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात है ऋतुओं की। कौन सी है? ऋतु। ऋतु कब बनती है? जब सूर्य की चारों ओर चंद्रमा जो है वो चक्कर लगाता है। क्या लगाता है? चक्कर। और ये ऋतुएं जो बनती हैं पृथ्वी के अक्षीय झुकाव के कारण बनती हैं। देखो अक्ष और कक्ष क्या होता है पृथ्वी का? 2 बातें होती हैं। एक तो यहाँ पे पृथ्वी का झुकाव है, एक पृथ्वी की ये रेखा, इसको 2 भागों में बांटते हैं। ये मैंने ऐसे क्यों लगाई? क्योंकि पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। आप ग्लोब देखते हो तो वो ग्लोब आपको तिरछा नज़र आएगा, यानी झुका हुआ नज़र आएगा। यहाँ पे ये जो खड़ी लाइन है और ये आड़ी लाइन है, खड़ी लाइनों को हम क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? देशांतर। और जो लेटी हुई लाइनें हैं उनको हम क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश। अब देखो 2 बातें होती हैं, एक तो होती है अक्ष और एक होता है कक्ष। पृथ्वी किसके सहारे झुकी हुई है? तो अपने अक्ष के सहारे झुकी हुई है। तो यहाँ पे हम देखें दोनों को हम कैसे याद कर सकते हैं? जैसे 2 लाइन कर लो आप, ठीक है, एक खड़ी लाइन और एक आड़ी लाइन। अब दोनों के पहले अक्षर को आप आसानी से किसके पास लिख सकते हो? उसको देखो, यहाँ पे कै लिखेंगे, ये कै तो पूरी लाइन पर लिखा गया, इसका मतलब यहाँ नहीं लिखा जा सकता। कै यहाँ पे आसानी से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो आड़ी लाइन का मतलब हो गया कक्ष, लिख सकते हैं कि यहाँ पर अक्ष है, ए इसके यहाँ पे लिख सकते हैं ना, ये ए हो गया। तो यहाँ पर ये हो गई खड़ी लाइन, तो इसको हम क्या कहते हैं? अक्ष। पृथ्वी का ये क्या हो गया? खड़ी लाइन वाला अक्ष। और ये आड़ी लाइन हो गई, इसको क्या कहते हैं? कक्ष। इसमें हम बात करते हैं, जैसे मानो ये अपने अक्ष पे झुकी हुई है कितने डिग्री? ये तो पृथ्वी का हो गया, इसको तो हमने क्या कहा? कक्ष। ये क्या? पृथ्वी का अक्ष। ठीक है, अपने अक्ष पे कितनी झुकी हुई है? होना चाहिए था सीधा, होना चाहिए था इसको सीधा, लेकिन ये कितने डिग्री झुकी हुई है? तो यहाँ पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। किसके सहारे झुकी हुई है? अपने अक्ष के। इसका वास्तविक अक्ष तो ये होना चाहिए था, खड़ी लाइन वाला।
लेकिन इसका वास्तविक अक्ष ये नहीं है, इसके सारी ये झुकी हुई है। इसका अक्ष क्या हो गया पृथ्वी का भी, तो ये अक्ष के सारे कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। कई बार पूछते हैं पृथ्वी अपने कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है, यानी अपने कक्षा तल पर कितने डिग्री का झुकाव रखती है। ठीक है, तो कक्षा तल, ये कक्षा और इसका ये तल है, तो इसके बीच में यहाँ कितने डिग्री का कोण बनता है, तो 66.5 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का कोण बनता है, 66.5 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पे ये वाली बात है कि पृथ्वी है वो अपने अक्षीय झुकाव रखती है, अपना अक्षीय झुकाव रखती है। इसके कारण यहाँ पर कुछ महीनों तक का जो काल है, वहाँ कुछ महीनों तक इसकी वायुमंडलीय दशाएं एक जैसी रहती है। यहाँ पे इसको हम क्या कहते हैं, ऋतुएं कहते हैं। कैसे रहती हैं वो देखते हैं। इसको समझ लो आप। यहाँ पे जैसे मानो ये सूर्य की स्थिति है, पृथ्वी यहाँ पर भी है, इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है। पृथ्वी इसके क्या लगा रही है, चारों ओर चक्कर लगा रही है। ध्यान से देखना इसको, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या लगा रही है, चक्कर लगा रही है। पृथ्वी एक टाइम यहाँ पर भी होगी, यहाँ भी होगी और यहाँ भी होगी। इधर आएगी तो यहाँ होगी, यहाँ होगी, यहाँ पर भी होगी। ऐसी स्थिति यहाँ पर भी बनेगी। समझ में आ गया। मैंने 4 स्थिति क्यों रखी है, क्योंकि ये 4 स्थिति के कारण 4 जगह पे चमकेगा सूर्य। जिसके कारण रखी है, यहाँ पर सूर्य की किरणें हैं, वो यहाँ पे झुकाव कितना है, ये वाला है झुकाव पृथ्वी का। यहाँ भी यही रहेगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं, यही झुकाव रहेगा, क्योंकि ये तो घूर्णन करते अपने स्थान पे घूमती रहती है। इसका झुकाव यहाँ भी ऐसा ही रहेगा और यहाँ भी ऐसा ही रहेगा। ये पृथ्वी का अक्ष है, समझ गए। यहाँ पर इसको बीच से बांटने वाली जो रेखा है, उस रेखा को यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पर उस रेखा को कहते हैं 0 डिग्री रेखा। पृथ्वी को 2 भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी है, 0 डिग्री रेखा है। 0 डिग्री के ऊपर जब हम चलते हैं ऊपर की ओर, यानी उत्तरी अक्षांश की ओर, तो वहाँ पर कर्क रेखा है। यहाँ पे कौन सी रेखा है, कर्क रेखा। और दक्षिण में कौन सी है, मकर रेखा है। कौन सी रेखा है, मकर रेखा। यहाँ पर भी कर्क और मकर रेखा है। ये कर्क रेखा है और ये कौन सी है, मकर रेखा है। यहाँ भी वही स्थिति है, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा। सेम यहाँ पे पोजीशन है, ये कर्क वाली और ये मकर रेखा है। ठीक है, आपको इतना समझ में आना चाहिए। आ गया इतना समझ में कि सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी रोटेट हो रही है पश्चिम से पूरब की तरफ, यानी ये पश्चिम भाग है, पश्चिम से किधर जा रही है, पूरब की तरफ इसके चारों ओर चक्कर लगाती है। 2 बातें याद रखो, चक्कर लगाना 2 बातें होती हैं। एक तो होता है परिक्रमण और एक होता है परिभ्रमण। क्या होते हैं, एक तो परिक्रमण होता है और एक परिभ्रमण होता है। परिक्रमण का मतलब हो गया इसके चारों ओर चक्कर लगाना, इसके चारों ओर चक्कर लगाना। ये जो चक्कर लगा रही है इसको तो हम कहते हैं परिक्रमण। ठीक है, अपने ही स्थान पे घूमना, अपने ही स्थान पे, जैसे यहाँ पे है तो अपने ही स्थान पे रोटेट होना। ठीक है, आप किसी ग्लोब को घुमाओगे, एक हाथ से पकड़कर उसको घुमाओगे तो वो अपने स्थान पे घूर्णन हो रहा है, और आप उस ग्लोब को चारों ओर घुमा रहे हो, किसी के वस्तु की चारों ओर घुमा रहे हो, वो इसका परिक्रमण हो गया। तो यहाँ पे पृथ्वी अपने अक्ष पे घूर्णन करती है, तो घूर्णन करती है उसको हम क्या कहते हैं, परिभ्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, परिभ्रमण कहते हैं। और इसके चारों ओर चक्कर लगाती है उसको हम कहते हैं परिक्रमण। ठीक है, यहाँ पे सूर्य की किरणें हैं वो साल भर कहाँ पड़ती हैं, मकर रेखा पर पड़ती है। कहाँ पर पड़ती है, मकर रेखा पर। यहाँ पर सूर्य की सीधी किरणें 0 डिग्री पे पड़ती है और यहाँ सीधी किरण कहाँ पड़ती है, कर्क रेखा पे। और यहाँ पे कहाँ पड़ती है, मकर रेखा पे, सॉरी यहाँ 0 डिग्री पे। यहाँ पे कहाँ पड़ती है, 0 डिग्री पर। यहाँ इसकी सीध में आता है 0 डिग्री आता है। ठीक है, तो 0 डिग्री पे तो साल में 2 बार चमकता है। इसकी हम डिटेल में बात करेंगे जब इसका टॉपिक आएगा।
ठीक है, अभी नॉर्मल समझ रहे हैं कि ऋतुएं होती क्या है। ठीक, तो यहाँ पर सूर्य मकर रेखा पर कब चमकता है? 22 दिसंबर को। कब चमकता है? दिसंबर को। यहाँ 21 मार्च को, कर्क रेखा पर 21 जून को, और ये 22 या 23 सितंबर को। ऐसा होता है 4-4 महीनों में, 3-3 महीनों में। दिसंबर के बाद मार्च में, मार्च के बाद में जून में, और जून के बाद सितंबर में 3-3 महीने का अंतराल है। ठीक है, यहाँ पर जब सूर्य मकर रेखा पे चमक रहा है तो इसका मतलब दक्षिणी गोलार्ध में चमक रहा है, और हम उस समय कौन से क्षेत्र में है? उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर है। हमारी लोकेशन कहाँ है? ये वाली है, यहाँ पर। ठीक है, तो कर्क रेखा में ज़्यादा तापमान यानी सूर्य किरणें साल भर सीधी पड़ेंगी। यहाँ पे यहाँ पे 22 दिसंबर को सूर्य किरणें दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं, तो यहाँ पे तापमान ज़्यादा होगा, और तापमान का मतलब यहाँ पे गर्मियाँ होगी। तो इस समय यहाँ तो क्या होगी? ग्रीष्मकाल। कैसा होता है? ग्रीष्मकाल। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है? शीतकाल। यहाँ पे सर्दियाँ होती है क्योंकि यहाँ पे गर्मी ज़्यादा नहीं है, यहाँ की सूर्य किरणें सीधी नहीं पहुँच पाती, जिसके कारण यहाँ पे तापमान कम है। तापमान कम होने का मतलब वहाँ पे शीतकाल है। ठीक है, यहाँ पर सूर्य की सीधी किरणें 0 डिग्री पे पड़ती है, तो यहाँ पे दोनों तरफ यहाँ बराबर एक समान तापमान रहता है दोनों गोलार्धों में। तो ये काल जो होता है उसको बसंत ऋतु बोला जाता है। बसंत का काल यानी पेड़ अपनी पत्तियां गिराने का समय बताते हैं। यहाँ पर 21 जून को कर्क रेखा पे सीधा चमकता है। इसका मतलब उत्तरी गोलार्ध में तापमान ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे ग्रीष्मकाल है यानी गर्मियाँ हैं, और ये मकर रेखा पे शीतकाल है। शीतकाल, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे शीतकाल है, वो यहाँ आते आते यहाँ शरद में बदल जाएगा, और शरद से वापस यहाँ आते ही शीत में बदल जाएगा, शीत से वापस बसंत में, बसंत से वापस ग्रीष्मकाल में बदल जाएगा। तो शीतकाल, ग्रीष्मकाल, बसंत ऋतु और शरद ऋतु, ये 4 ऋतुओं में बढ़ते हैं। तो ये कुछ महीनों का टाइम होता है। कब होता है? जैसे जैसे सूर्य इसके चारों ओर चक्कर लगाता है तो इसकी सीध में आने वाले स्थानों पर ये तापमान ज़्यादा डालता है, जहाँ पे ग्रीष्मकाल आता है। ठीक है, तो इस स्थिति के कारण इन ऋतुओं में परिवर्तन होता रहता है। 3-3 महीने में ये ऋतुएं बदल जाती है। जब पृथ्वी इस सूर्य की सीध में आएगी तो वहाँ पर उस प्रकार की वहाँ पे ऋतु का निर्माण हो जाएगा। तो हमें केवल ये देखना है कि कुछ दिनों से लेकर के कुछ महीनों तक का जो काल होता है, यानी कुछ महीनों 3 महीने तक का, वो मौसम का होता है। वायुमंडलीय दशाएं एक समान होती हैं। जैसे अब शीतकाल आ गया, ये शीतकाल क्या है? 2-3 महीने रहेगा। आप फरवरी तक देखोगे तो शीतकाल फरवरी तक रहेगा। फरवरी के बाद में यहाँ पे धीरे धीरे ग्रीष्मकाल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये ऋतु कब आती है? ये नवंबर से लेकर के फरवरी तक का टाइम आता है, मार्च तक का। उसके बाद में आप क्या देखोगे? वसंत काल आ जाएगा, जहाँ पेड़ अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। उसके बाद में देखोगे आप जुलाई में वर्षा ऋतु आ जाएगी। उसके बाद वापस शरद ऋतु स्टार्ट हो जाएगी, और शरद के बाद वापस ये शीत ऋतु स्टार्ट हो जाएगी। तो कुछ महीनों का जो वायुमंडलीय दशाएं हैं उनको हम क्या कहते हैं? ऋतु कहते हैं। उसके बाद में हम देखें जलवायु। जलवायु जो है, एक विद्वान है यूनानी, ग्रीक विद्वान है, जिन्होंने ग्रीक विद्वानों ने यहाँ पे जो पृथ्वी का अक्षीय झुकाव है, पृथ्वी का कौन सा झुकाव है? ये अक्षीय झुकाव है, इसको क्लाइमा कहा है। क्या कहा है इसको? क्लाइमा। इन्होंने क्लाइमेटोलॉजी यानी जलवायु जो है, ये कहते हैं विद्वान यूनानी, ये रोमन जो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान है, इन्होंने मौसम विज्ञान है, इन्होंने बताया कि किसी स्थान है उस पर कुछ वर्षों तक का, यानी कि जितने 31 वर्ष या 29 वर्ष ले सकते हो आप, जो वायुमंडलीय दशाओं का औसत है उसको हम जलवायु कह सकते हैं। 1 दिन, 2 दिन, 2 महीने, 2 साल को हम नहीं कह सकते कि यहाँ की जलवायु कैसी है। हम तो कुछ सालों का एक अध्ययन करके, कुछ सालों में अध्ययन करके वहाँ की जो औसत जलवायु है उसको हम कह सकते हैं कि वहाँ पर इस प्रकार की जलवायु होगी। तो हम कहेंगे कि कुछ वर्षों का वायुमंडलीय दशाओं का औसत क्या कहलाती है? जलवायु कहलाती है। तीनों बातें हो गई। एक तो क्या हो गया? मौसम, एक क्या होगी? ऋतु, एक होगी जलवायु। तो मौसम कहते हैं कुछ घंटों से कुछ दिनों तक का जो वायुमंडलीय दशा है उनको मौसम। ठीक है। ऋतु कहते हैं कुछ महीनों का औसत वायुमंडलीय दशा।
ठीक है, और जलवायु कहते हैं कुछ वर्षों का वायुमंडलीय दशा। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।